नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। शुक्रवार को इसी शो के दौरान मुझे धमकी दी गई क्योंकि इस देश के एक तबके को मेरी बेबाकी चुभती है, ये लिबरल तबका है। तो इन लोगों को मैं ये दो टूक संदेश देना चाहता हूं, ना अमीश देवगन का तेवर बदलेगा और ना आर पार का अंदाज बदलेगा। देश स्थित में हर सवाल में और मुखर होकर मैं सवाल उठाऊंगा क्योंकि मेरी जवाबदेही अपने व्यूअर्स के साथ है। जब जब इस देश में हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी होगी, जवानों के साथ, चाहे वो सेना के हों चाहे वो पुलिस के हों, उनके साथ बदसलूकी होगी, उसे धमाकेदार तरीके से उजागर करूंगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरी जान तक ले ले, लेकिन मैं सवालों को उठाता रहूंगा। आज सवाल उन लोगों पर है जो खाते तो इस देश का है, भारत का है, लेकिन शायद उनका दिल किसी और जगह के लिए धड़कता है। इसलिए भारत को धमकाने वाली दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। दूसरी ओर मौलाना साद को लेकर भी आज एक बड़ी खबर आई है। आखिर क्यों मौलाना साद बार बार झूठ बोल रहा है, क्यों अपनी कोरोना की रिपोर्ट को छुपा रहा है? इसी शो में हमने बताया था वो कोरोना पॉजिटिव है। क्यों बच रहा है मौलाना साद? आज देश की सबसे बड़ी बहस, धमकी के बाद ये पहला आर पार। हम ना डरे हैं ना डरेंगे, बेबाक बोलते रहे हैं, बेबाक बोलते रहेंगे। जिसको जो करना है कर ले, हम वही खड़े हैं, वही खड़े रहेंगे। आज इन दो चेहरों में देश की सबसे बड़ी बहस छिपी है, क्योंकि एक तरफ वो मौलाना साद है जो लगातार क्राइम ब्रांच की आंखों में धूल झोंक रहा है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने अब तक अपनी रिपोर्ट पुलिस को नहीं सौंपी है। साद ने दावा किया था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अगर साद सच्चा है तो रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रहा? या फिर हकीकत कुछ और है? क्या साद अपनी कोरोना रिपोर्ट को लेकर झूठ बोल रहा है? दूसरी ओर जफर उल इस्लाम हैं, जिन पर हिंदुस्तान के लोगों को अरब देशों की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। इन पर धारा 124A के तहत देशद्रोह और धारा 153A के तहत नफरत फैलाने का केस दर्ज हो गया है। इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी कंट्री को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अरब कंट्री ही क्यों ना हो। लेकिन जफर उल इस्लाम अपने बयान पर कायम है और एसडीपीआई ने इनका समर्थन करते हुए इन पर से देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने का एजेंडा शुरू कर दिया। एक तरफ ये दो चेहरे हैं तो दूसरी तरफ ये उद्दंड लोग भी हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ खुलकर बदसलूकी पर उतर चुके हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जहां का खाएंगे वहीं नफरत फैलाएंगे। और अब विश्लेषण सुनिए, घर में घात करने वालों का विश्लेषण। देश से प्रेम करने वालों की सही पहचान विपत्ति के समय होती है, यानी जब मुश्किल वक्त होता है तभी प्यार करने वालों की पहचान होती है। इस वक्त जो देश के साथ है वो सरकार का सहयोग करेगा। मौलाना साद ने देश के लिए चुनौती बढ़ाने वाला काम क्या है? जफरुल इस्लाम में तो एक रत्ती आगे बढ़कर अरब देशों से भारत की शिकायत कर दी, यानी धोखा दे दिया। अब पहले देश के खिलाफ शिकायत की, फिर इसे जायज ठहराकर जख्म पर नमक छिड़का है। जिस थाली में खाया उसमें छेद करने वालों को सबक बेहद बेहद जरूरी है। मैं इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता हूं। एक मौलाना साद कोरोना फैलाने में कारगर साबित हुआ और दूसरा व्यक्ति जो है वो भारत की शिकायत लगा रहा है, भारत का खाके। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुबूही खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई हैं, इस समय फोन में मशरूफ हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ जमात के बड़े समर्थक भी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं शोएब जमई, आपका आवाज मिल रही है शोएब आपको? शोएब
लगता है शोहेब तक आवाज नहीं जा पा रही, उनसे हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, इसी शो के दौरान शुक्रवार को मुझे धमकी मिलती है। अगले दिन सुबह सुबह मेरे पास कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्री से फोन आ जाते हैं कि आखिरकार आप अपने सवाल उठाना बंद करिए। आज इसीलिए मैंने सवाल उठाया है उन पर जो इस देश को खराब कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जैसे देश के प्रतिष्ठित पत्रकार को धमकी मिलती है, उस पे जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, देश की एजेंसीज कार्रवाई करेगी, वो तो अपनी जगह है। मगर देश के बौद्धिक इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सूरमा थे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनकी चुप्पी क्या है? उनकी चुप्पी तो मुझे बहुत, जिसे कहते नहीं कि एक ऑक्सीमोरॉन होता है कि चुप्पी बहरा कर देने वाली लगती। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि जैसा कि आपके केस में मिडिल ईस्ट से धमकी आ रही है, और यहां पर ये क्या कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जाके शिकायत करेंगे। ना सिर्फ इतना नहीं कह रहे, पहले शिकायत करी, फिर लगा माफी मांगी। उन्होंने बोला मैंने माफी नहीं मांगी है, मैं अपनी बात पे अडिग हूं। तो यानी पहले तो जख्म करा, फिर जख्म पे नमक भी डाल रहे हैं। नहीं, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। एंड हाउ डेयर दे, और ये पाकिस्तान से या हिंदू सिख बौद्ध तो नहीं आ सकते, लेकिन ये जनाब अरब देशों में शिकायत कर सकते हैं भारत की। नहीं, मैं बात बताना चाहता हूं। पहली बात तो भाई, ये धमकियों का सिलसिला मिडिल ईस्ट से तो बहुत पुराना है। हॉलीवुड को धमकियां आती थी, मुंबई के तमाम बिजनेसमैन को आती थी, गुलशन कुमार जैसे लोगों का तो हत्या भी हो गई। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होता, वहीं जाके शरण भी पा जाता है। चलिए, वो भी हमने मान लिया भाई। पहली बात तो मिडिल ईस्ट से आपका लिंक क्या है? मैं एक बात कोट करना चाहता हूं अमीश, आपके दर्शक चाहे तो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। पाकिस्तान के एक बहुत प्रख्यात विचारक है हसन निसार, उनका 2008 का एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, जिसपे उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान के मौलवी साहब चले गए और अरब में एक कॉन्फ्रेंस में जाके बोलने लगे कि हमारा रूल स्पेन तक था। तो जब अरब के मौलवी साहब का बोलने की बात आई, तो उन्होंने पाकिस्तान वाले मौलवी से कहा, अरे साहब, जो स्पेन तक था वो तो हमारा रूल था, दैट वाज एन अरब रूल। आपका क्या लेना देना उस रूल से? आप तो 60 साल पहले इंडिया के हिस्से थे। अब बताइए, वो आपको दो कौड़ी का मानते, आपको मानते नहीं, और आप खानका में उनकी सदारत में पता नहीं क्या क्या नहीं। अगर आपको नहीं, मैं कहता हूं, आप शिकायत उससे करते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार होता है। भारत की सरकार से शिकायत करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट पे शिकायत करें, दिल्ली की सरकार से शिकायत करें, जिससे शिकायत करनी है करें, मीडिया से शिकायत करें। आप अरब देशों की बात कर रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? अगर इतना अधिकार है तो जफरुल इस्लाम निकलने वहां पर, कौन मना करता है? ये निकलने वहां पर रहे, ये अरब देशों में। अरब देशों में तकलीफ होगी, भागे भागे हिंदुस्तान में आएंगे, तब हवाई जहाज हिंदुस्तान भेजेगा इनको लेने के लिए, लेकिन ये हिंदुस्तान को गाली निकालेंगे। इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक पे डिबेट करी, और मैं उन तमाम तथाकथित कट्टरपंथियों को कहना चाहता हूं जो धमकी दिलवाते हैं ना मुझे, चाहे जो कर लो, ये आवाज बुलंद है, ताउम्र तक बुलंद रहेगी, चाहे कुछ कर लो, डरने वाले नहीं हैं हम। देश हित की आवाज उठाते हैं। डॉक्टरों पे पत्थर पड़ेंगे, आवाज उठेगी। मुंबई पुलिस पे पत्थर पड़ेंगे, आवाज उठेगी। अगर यूपी पुलिस के ऊपर कुछ होगा तो आवाज उठेगी, दिल्ली पुलिस के साथ कुछ होगा तो आवाज उठेगी। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं। मेरे साथ कादरी साहब भी हैं, मेरे साथ शोहेब जमाई साहब भी हैं। शोहेब साहब और कादरी साहब, आप दोनों बड़े विचारक हैं, जिम्मेदारी से अपनी बातों को रखते हैं, उम्मीद है आज भी रखेंगे। आप दोनों को मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है अमीश देवगन, बिल्कुल मिल रही है जी। शोहेब जमाई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, जफरुल इस्लाम किस हक से अरब देशों को शिकायत करते हैं? और मौलाना साद, दूसरा पॉइंट, मौलाना साद का कोरोना टेस्ट अगर सही है तो दिखाते क्यों नहीं है? हमारी खबर यह है उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसीलिए छुपाया जा रहा है। ठीक है, दो तरह के आपके सवाल है, एक तो अल्पसंख्यक से रिलेटेड अरब वाले देशों का, और दूसरा जमात का। मैं दोनों का एक एक बारी बारी से जवाब दूंगा। देखिए, जफरुल इस्लाम साहब के खत आने से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटर रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सालाना दी थी,
जिसमें 16 सालों के बाद भारत का नाम आया और उन्होंने 14वें स्थान पे डाला है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और ये काउंसिल, ये कमीशन क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट के सीनेट यानी पार्लियामेंट एक्ट 1998 के थ्रू बना है। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है और ये उसी की एक्ट है जिसके लिए नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हमने किया था। वो कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ खास तौर पर उत्पीड़न हो रहे हैं और खास तौर पर जिक्र किया जो अभी शाहीन बाग का जो आंदोलन चल रहा था, जिस कानून के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में कि उसके लिए जो लोग आवाज उठा रहे थे जामिया में, ये इस तरह के इन तो तमाम तरह के मुस्लिम एक्टिविस्ट। शोएब सुनिए, एक मिनट आपकी बात को हो गया। मैं आपको 10 सेकंड के लिए माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं, मैं बीच में काटता नहीं हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं शोएब भाई, आप कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है अरब देशों को शिकायत करना, भारत की शिकायत अरब देशों को करना जस्टिफाइड है? नहीं, मैं इसको रिवर्सल फॉर्म में लेता हूं। अच्छा बताइए, रिवर्सल फॉर्म अपना बताइए जरा। जिस तरीके क्या नया तरीका लाए हैं इसको अब बचाव करने का? मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से हम भारतीय होने के बावजूद पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की फिक्र करते हैं, इंसानियत के बुनियाद पर और मजहब के बुनियाद पर करते हैं, किसी नेशन के बुनियाद पर नहीं करते, क्योंकि वो हमारे हमवतन नहीं है। ठीक उसी तरह अरब मुल्क के लोग अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं इंसानियत के बुनियाद पर और मजहब के बुनियाद पर, तो इसमें कोई बुराई आपने नहीं पॉइंट बोला, वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज राइट नाउ। वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, वासुदेव कुटुंबकम, बड़ी शानदार आपने बात बोली। बिल्कुल, अब पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, वो शिकायत करते हैं, अब वो भारत पे शिकायत करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जहां में जनसंख्या उनकी 1% रह गई हो और यहां पर ईश्वर की दया है, अल्लाह का करम है, आपकी शब्दों के अंदर जनसंख्या बढ़ के 27% या 20% के पार हो गई हो, तो फर्क नहीं है दोनों के अंदर। आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान का? भाई अमीश देवगन, वहां पर प्रताड़ित है हिंदू, वहां पे प्रताड़ित है सिख, यहाँ पे प्रताड़ित है मुसलमान। क्या मजाक कर रहे हैं आप जनाब? अगर प्रताड़ित होते तो ऐसे बहस करते आप? इतना बड़ा टेलीविजन स्टूडियो का स्क्रीन, प्राइम टाइम का शो, आपको मिलता क्या? अमीश देवगन, आप लोग मुझे गाली देते हैं ट्विटर के ऊपर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो गाली देता है। वो गाली देता है, मेरे को धमकी दिलवाता है, मैं तो आप सबको इनवाइट करता हूं बात बोलने के लिए, लेकिन सोचिए आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? अमीश देवगन, आप मेरी आवाज को जरा सुनने दीजिए, देशवासियों को जरा सुनने दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोलिए। 1 मिनट। देखिए, पहली बात तो जो तमाम बातें हैं वो उस बुनियाद पर है कि हमारे जो एक्टिविस्ट जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में थे, चाहे सफूरा जारगर हो, वो महिला जो प्रेग्नेंट है, और चाहे बिरान हैदर हो या तमाम एक्टिविस्ट, इनको जेलों में ठूस दिया गया, जिसका जिक्र जो है इस रिपोर्ट में है। दूसरी बात, तमाम वो आवाज जो सरकार के खिलाफ उठती है उसको खामोश करने की कोशिश की जाती है। आप जमात की बात कोई नहीं, ये बात अनर्गल है। और जहां तक प्रेगनेंसी की बात है, वो जानकारी पुलिस को कैसे पता लगेगी? 5 महीने पहले गिरफ्तार करा, पता लग जाएगा कोई प्रेग्नेंट है? कितनी नॉन साइंटिफिक बात करते हैं आप। मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आराम से सुनिए, आराम से सुनिए शोहेब जी, आपको वक्त मिला। देखिए कादरी साहब भी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, आपको वक्त मिला आपकी बात करना। सुधांशु जी बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए, देन अजय आलोक। देखिए, शोएब जमाई अभी बोल गए, रहमतुल्लाह अलैह को खिजारे अकीदत पेश करता हूं। आज उनकी जो है बरसी है, आज उनकी बरसी है, तो आज मैं किनकी बरसी आ गई? एक सेकंड सुधांशु, बरसी है इनके यहाँ किसी की? किसकी बरसी है शोएब जमाई, किसकी बरसी है आपके यहाँ पर? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आज शहीद दिवस है। मैं उनको टीपू सुल्तान को आप लोग याद करते हैं, तरफ से खिजारे अकीदत पेश करता हूं। और ये चलिए बहुत बढ़िया, आप टीपू सुल्तान, आप ऐसे इसी से आपकी सोच पता लग जाती है। नहीं सुनिए, सुधांशु जो आखिरी सेंटेंस बोला आपने, अरे भैया आपने टीपू सुल्तान को कर दिया ना अरदास। अब शांत रहिए जरा, पहुंच गई जन्नत में। मुझे लगा पता नहीं आप कह रहे घर में बरसी है किसी की। अब सुनिए, शोएब जमाई ने जो आखिरी सेंटेंस बोला, इससे हो गई पूरी बात का खुलासा। मुसलमानों के यहाँ जुल्म हो रहा है, उसके यहाँ बरसी हो टीपू रही है। सुल्तान, जी। अरे भैया बोल लिए, बहुत बोल लिया, आपने अपने टर्न पे बोलिए। इन्होंने टीपू सुल्तान को अकीदत दे दी, तो कौन सा गलत है जो आज हो रहा है? अरे टीपू सुल्तान तो वही है ना जिसने फारस के शाह से मदद मांगी थी, और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने इलाके से जाने नहीं दिया भारत की फौज। हिंदुस्तान ने मदद नहीं मांगी थी, ईरान के शाह से मदद मांगी थी। सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे खुदादार,
टीपू सल्तनतें सुल्तान टुटाना वही और शख्स जाके है देख जिसका लीजिए जिक्र भारतीय साउथ में। संविधान देखिए, में। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया शोएब भाई, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज, ये ठीक बात नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहे, मैं शांति सुनता रहा, अपने अपने टर्म पे सुनिए। और टीपू सुल्तान के बारे में केरल से, मालबार से लेके और पुणे तक क्या क्या कहानियां हैं और क्या क्या खुद टीपू सुल्तान ने अपने लेटर्स में लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा तो आपकी सोच ठीक है, जवाब सुन लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, ठीक है, जवाब सुन आपने लीजिए। कहा कि अरब से मदद मांगना और अमेरिका का कोर्ट। एक साहब उर्दू की कहावत है कि मुजरिम को मुंसिफ बना लेना। आपने कहा ट्रंप ये कह रहा है, अरे ट्रंप ने 2016 के चुनाव में इंडियन रिपब्लिकन फोरम पर आने से मना कर दिया। उसने कहा मैं रिपब्लिकन हिंदू फोरम पे आऊंगा। एलानिया आकर अरब कंट्री तभी कहता है पैन इस्लामिक टेररिज्म, और सबकी घिग्गी बंदी रहती है सऊदी अरब से लेकर टर्की तक, सबका जलवायु जलाल डाउन रहता है। और माई नेम इज खान, अच्छा ठीक, मैं जवाब देना चाहूंगा। सरनेम देखकर एक सेकंड, कपड़े कितनी बार तलाशी ली गई। मैं अमीर जी जवाब देना चाहूंगा। हमारे जवाब राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की भी तलाशी ली गई, भारतीय संसद में आपत्ति की, तब अमेरिका ने माफी मांगी। किस लिए? मुस्लिम सरनेम देख के वो मुजरिम मुंसिफ हो गया। और सुनिए, अरब देशों में आपको बड़ी हिमायत है, तो मैं दावे से कहता हूं भारत का कोई मुसलमान अरब देश में एक जमीन घर टुकड़ा खरीद के दिखा दे, एक किसी कंपनी में हिस्सेदारी पाके दिखा दे, और तो और किसी ज्वाइंट वेंचर में हिस्सा बन के दिखा दे, शादी ब्याह तो बात की बात है, आपको 2 कौड़ी का समझते हैं। वरना मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जमीन का हिस्सा लेके दिखा दीजिए, अरे भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके दिखा दीजिए, कंपनी का मालिकाना हक लेके दिखा दीजिए, सिर्फ अरब का व्यक्ति ही होगा। अब जवाब आप टीपू सुल्तान सुन लीजिए। अब आप अमीर जी मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, ये अरब देशों वाला जवाब दीजिए ना। क्या शोएब जमाई अरब देशों में किसी कंपनी में हिस्सा खरीद सकते हैं? क्योंकि आप बानगी कर रहे हैं उस बात की कि अरब देशों को शिकायत करना जायज है। क्या शोएब जमाई अरब देशों में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हिस्सा खरीद सकते हैं? बताइए। और भारत में आप अपनी बात नहीं रख पा रहे क्या, और आप प्रताड़ित हैं? 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड। बाकी 3 पैनलिस्ट ने अभी तक बोला नहीं है। में भारतीय अरब में काम करते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे इस्लामोफोबिया फैला, कई भारतीयों की नौकरी जो है खतरे में पड़ गई। दूसरी बात, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र भारतीय संविधान पेज नंबर 144 चैप्टर नंबर 16 में है। रानी लक्ष्मीबाई के सामने जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और पहली किताब में, और पिछले 25 अक्टूबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की और कहा कि वो हिंदुस्तान के ऐसे हीरो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी और वारफेयर दिया, और उनके बारे में कहा कि वो श्रीरंगपट्टनम में टीपू शोएब जमाई, मैं बड़ा लक्ष्मीबाई को कहा गया भाई, टीपू सुल्तान को लक्ष्मीबाई से 50 साल पहले खत्म हो गए थे। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। टीपू सुल्तान ने भारत के शाह से मदद मांगी थी कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। संविधान टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़े थे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। बस इन दो का जवाब। टीपू सुल्तान ने मंदिर बचाए थे। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़े बचाया था। और ये कह के आप सरासर उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। दक्षिण भारत में एक ऐसा शहर है जहां दिवाली बात करते हैं। टीपू सुल्तान का जिक्र संविधान में है या नहीं? टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान की पहली कॉपी में है या नहीं? बताइए। अरे संविधान में तो जिक्र भगवान राम का है, कृष्ण का भी है, हनुमान का मानते हैं। क्या लड़ाई लड़ाई थे राम जन्मभूमि के खिलाफ? संविधान की बात करने वाले जी चुप हो जाना चाहिए था उस समय। देखिए बाकी पैनलिस्ट के बाद भी मुझे जाना पड़ेगा। एक सेकंड आप मेरे साथ अजय आलोक भी हैं, मेरे साथ जेडीयू के, और मेरे साथ मौलाना कादरी साहब भी हैं। कादरी साहब, मैं सीधा आपका रुख करता हूं और मैं बहुत साफगोई से सवाल पूछता हूं। अरब देशों को शिकायत करना क्या जायज है? अरब देश में आप जमीन नहीं खरीद सकते, अरब देश में आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकते। सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसका जिक्र किया। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भारत का कंपैरिजन अरब देशों से कैसे कर सकते हैं? ये पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं? वो सब इस्लामिक देश है। भारत एक सेकुलर देश है जिसमें कादरी साहब को भी उतना ही हक है जितना डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को है। एक सेकंड शोएब जमाई, कादरी साहब की टर्न है और फिर अजय आलोक। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और भारतीय होने पर हमें फख्र है, साथ ही साथ भारतीय मुसलमान होने पर भी हमें फख्र है। अब रही बात कि अरब ममालिक को हमें शिकायत करना, मैं नहीं समझता कि हमें किसी के सामने जाकर हमारी
शिकायत करना या झोली फैलाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा अपना संविधान है, हमारा संविधान हमें पूरा हक देता है। अच्छा और रही point। बात, हमारा संविधान जब तक है, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के ने भी जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं है। अगर अरब मुमालिक से कोई बात मुसलमानों पर यहाँ जो कोई भी जुल्म और ज्यादती होती है, अगर उसके खिलाफ उठता है तो उसको मजहब का रंग ना देते हुए ह्यूमैनिटी बेसिस पर, ह्यूमन ग्राउंड पर अगर आप उसको देखेंगे तो बेहतर होगा। और दूसरी जो अहम बात है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक जो बात की गई, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों से जंग लड़ते हुए अपनी जान दी, शहादत ली। गोवालकर और सावरकर के वैसा अंग्रेजों के पास जाकर माफीनामा नहीं दिया। इसलिए टीपू सुल्तान का मकाम यहाँ पर बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। सावरकर ने कभी, सावरकर की माफी को ऐसे मत देखिए, सावरकर वीर थे, सावरकर का मुकाबला ही नहीं हो सकता। वीर सावरकर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको माफीनामा देना वीर सावरकर का काम था काली कोठरी में डाला गया। सावरकर ने जितना अन्याय सहा देश में किसी ने नहीं सहा होगा। हम कैसे वीर सावरकर की बात कर सकते हैं? माफी भी तो दी थी ना उन्हें, वो ना माफीनामा भी तो लिख कर दिए थे ना, वो भी तो देखिए। मैं यहाँ पर आपने अपनी बात को रखा, की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अपनी बात को रखा, आपने वहां तक ठीक बोला कि भारत में सारी शिकायतें करनी चाहिए, भारत में प्रताड़ना हो रही है। अजय आलोक, ये क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है? 2 दिन पहले ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, डोंट हेट मुस्लिम्स, मुसलमानों के साथ ऐसा ना करो। मुसलमानों के साथ कौन प्यार नहीं करता? कौन प्यार नहीं करता मुसलमानों के साथ? अब्दुल कलाम के साथ प्यार नहीं करते, दारा सिको के साथ प्यार नहीं करते, मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ प्यार नहीं करते, सलमान खान के साथ प्यार नहीं करते, शाहरुख खान के साथ प्यार नहीं करते, इरफान खान गए थे अभी कुछ दिन पहले दुनिया से, सबकी आंखें नम थी। आखिरकार ये सोच क्यों है? और अरब देशों में इनको अपना ईश्वर क्यों दिखाई देता है? अरब देश वाले इनको अपना नहीं मानते। मानते होते तो वहां पे कहते अपनी हमारी कंपनी में बराबरी की हिस्सेदारी तुम भी ले सकते हो, वहां घुसने नहीं देते। कंपनी की तो बात छोड़िए, कंपनी की बात छोड़िए, मेरे अपने गांव से लगभग 20 से 25 व्यक्ति अरब में काम करते हैं और वो 25 सालों से। सिटीजनशिप तो दूर, परमानेंट रेजिडेंट का कार्ड तक नहीं देते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदना तो बहुत दूर की बात हो गई। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि ये बात मुसलमानों की है ही नहीं। हम लोग जिनसे बात कर रहे हैं, कहने को आप उन्हें मुसलमान चिंतक कह सकते हैं, लेकिन ये सब सियासी मुसलमान लोग हैं जिनको रोटियां सेकनी हैं। इन सियासी मुसलमानों में 2 तरीके के मुसलमान हैं, एक कोवर्ट है, एक ओवर्ट है। एक प्रत्यक्ष रूप से सामने आके बोलते हैं, जैसे हमारे एलजी साहब, जैसे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने चिट्ठी लिख के बोली कि हम अरब देशों में कंप्लेन करेंगे, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां और ऐसे मुस्लिम चिंतक लोग जो बात करेंगे मुसलमान 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 की, लेकिन इनका मकसद कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। अगर वैसी पार्टियों से पूछिएगा कि पिछले 70 वर्ष में मुसलमानों के कितने कब्रिस्तानों को घेराबंदी करवाई, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। अगर उनसे पूछिएगा कि 60 वर्ष आपने शासन किया, कितने आपने दंगे हुए, मुसलमानों की कितनी जानें गई, उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। मुसलमानों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। मुसलमानों में गरीबी दूर करने के लिए आपने क्या किया, उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। शोएब जमई बिहार के जिस जिले से आते हैं, जरा पूछिए शोएब जमई ने कितनी बार अवेयरनेस कैंपेन उस जिले में चलाया है, वहाँ के मुसलमानों की शिक्षा दूर करवाने के लिए, अशिक्षा की व्यवस्था के लिए। अपने गाँव में कितनी बार कैंप लगवाया शोएब जमई ने, जरा पूछ लीजिए। मैं अभी सामने बैठा हूँ, पटना से बिल्कुल 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये लोग सियासी लोग हैं, इनका मकसद दूसरा है। इनका मकसद है आज की मौजूदा सत्ता, आज की मौजूदा सत्ता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये एक मिनट बीच में मत बोलिए ना, आपके विधान बीच में मत बोलिए ना। क्यों बीच में बोलते हैं? सच्चाई सुनने पे मिर्ची लगती है। देश को मजदूरों की बात कीजिए ना, तो मुसलमानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब एक मिनट, अब एक मजदूरों की, अरे कर लेंगे मजदूरों की भी बात, पहले अपनी बात खत्म कर लूं, पहले अपनी बात खत्म कर लूं। अरे थोड़ा सहूर सीखिए, अदब सीखिए, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको आदत है बीच में बोलने की, सच्चाई सुनते ही आपको पेट में दर्द होने लगता है। तो ये लोग सियासी मेरा नाम लेना शुरू करते हैं ना बीच में, मेरी माला जपना शुरू करते हैं, और इस चक्कर में जो परोक्ष रूप से जो राजनीतिक दल इनका साथ दे रहे हैं, वो अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। क्योंकि ये अगर सांप्रदायिकता बढ़ाएंगे, इस देश में अगर सांप्रदायिकता बढ़ गई जिस तरह के ये लोग चाहते हैं,
तो उसमें मुसलमानों का तो कभी भला नहीं होगा। सबसे अगर कोई अलग थलग पड़ेगा राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो मुसलमान होगा। और मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान यही आपके चैनल पर बैठे हुए ऐसे ऐसे मुस्लिम चिंतक लोग करते हैं, और इनको प्रश्रय देती है वैसे राजनीतिक पार्टियां जो कहती है कि हाँ करो करो करो, हम तुम्हारे साथ। अरे भाई जैसे आप बिहार के मजदूरों की बात नहीं करते, बिहार के मजदूरों की असहिष्णुता की बात ये करने वाले अमीश देवगन की बात नहीं सुन सकते हैं, एक अन्य पत्रकार की बात नहीं सुन सकते हैं, किसी पे हमला कर देते हैं, किसी को टेलीफोन पे धमकी देने लगते हैं और ये बात करते हैं असहिष्णुता की। सच्चाई सुन के इनकी मिर्ची लग गई। ये लोग मुसलमानों के कोई हितकर नहीं है, मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया। अरे भाई आप जदयू के प्रवक्ता नहीं है ना, सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है। बता दीजिए इनको लालू यादव सबसे अच्छे लगते हैं, जिन्होंने भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को गोद में बैठा लिया। इनको लालू यादव बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कभी नहीं करवाई, वहां पे अपने भैंसे बांध ली, कब्रिस्तानों वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया। वैसे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये मुसलमान उनको अच्छे नहीं, ये ऐसे ऐसे मुसलमान के ये लोग सो कॉल्ड चिंतक मजदूर। चिंतक साहब आराम से, चिंतक साहब आराम से। चिंतक साहब आप स्काइप पे हैं, ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, वीडियो भी ठीक नहीं आ रहा, आप इतना गुस्सा हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। चिंतक साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, नेता एसडीपीआई के। आपने अलग डिमांड रखती है, आपको तो डांट लगानी चाहिए थी, खंडन करना चाहिए था जफरुल इस्लाम का। आप कह रहे हैं इसमें देशद्रोह का केस क्यों दर्ज किया गया? नहीं, इन पर देशद्रोह का केस दर्ज नहीं करेंगे तो क्या सेना इनको हेलीकॉप्टर से, अपाचे हेलीकॉप्टर से क्या फूल बरसाएगी इन पर? बताइए आप। जी, मेरा ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं कि इनके ऊपर फूल बरसाने चाहिए। जितने अच्छा। सवालात अभी अजय आलोक जी ने उठाए हैं मुसलमानों की तालीम से मुतालिक, मुसलमानों की इकोनॉमी से मुतालिक, मुसलमानों के पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन से मुतालिक, इन सब के जवाब जफरुल इस्लाम खान तन्हा दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और मैं भी दे सकता हूं डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अजय आलोक जी मेरे साथ बैठ जाए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ूंगा, इन्होंने तो यकीन। रहमानी साहब आप दे लीजिएगा, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए एसडीपीआई क्यों डिमांड कर रही है मुझे इनका केस विड्रॉ होना चाहिए? आलोक जी मेरे साथ बैठ जाए, मैं इनको बिहार का भी बता दूंगा, बंगाल का भी बता दूंगा। अभी तो नहीं बैठ सकते, कोरोना का वक्त चल रहा है, एक एक चीज बता देंगे इनको। बिहार का तो पिछले 15 वर्षों में हमने क्या किया मुसलमानों के साथ, ये मैं आपको बता दूंगा। पिछले 15 वर्षों में मुसलमानों को हमने कहां से कहां पहुंचाया ये मैं भी बता दूंगा। कब्रिस्तानों के साथ हमने क्या किया ये मैं भी बता दूंगा। मदरसों का आधुनिकीकरण कैसे किया ये मैं भी बता दूंगा। अल्पसंख्यक मंत्रालयों का बजट लालू यादव के समय 3 करोड़ था, आज 3500 करोड़ है, ये मैं भी बता दूंगा। शैक्षणिक व्यवस्था मुसलमानों की कितनी सुधरी है मैं भी बता दूंगा। बोल पड़े सारे के सारे अजय जी ये भी बता दूंगा। अब आपको जवाब जिन मदरसों के शिक्षकों को मात्र 1700 रुपए मिलते थे, आज उन्हें 35,000 रुपए मिलते हैं, ये मैं भी बता दूंगा। काम करने से होता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से नहीं होता है। आपके सवाल का जवाब मिल गया तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझ रहे थे बाकी कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, आपको जवाब मिल गया तो आप बताइए ना आपने क्या किया मुसलमानों के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में रहते हैं ना, बोल पड़े आपकी आदत में आप रहते हैं ना, रहमानी साहब चुनाव लड़े थे ना, उन्हीं मुसलमानों ने कितना वोट दिया, सुना कि 1100 या 1200 वोट आए थे, आपका जवाब मिल गया, आपको अपने मुसलमानों में जवाब मिल गया। अपनी विश्वास एक सेकंड तस्लीम रहमानी को आने दीजिए। तस्लीम रहमानी इस समय अजय तस्लीम रहमानी इस समय तस्लीम रहमानी आपको अपने लोगों का विश्वास नहीं है। तस्लीम रहमानी इस समय वक्त कोरोना से लड़ने का है या जफरुल इस्लाम का शिकायत लगाने का? जफरुल इस्लाम मदद कर देते लोगों की, ये शिकायत लगा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। आपको सोचना चाहिए, आपको यहाँ बैठकर डिबेट करनी चाहिए कोरोना के लिए कि हम कितना लड़ पाए हैं, कितना आगे लड़ेंगे, कितना कामयाब हैं, कितना नाकाम हैं। ये डिबेट आपको करनी चाहिए बजाय इसके कि आप जफरुल इस्लाम साहब पे ये डिबेट मोड़ दें। ये आपको सोचना चाहिए। हम तो चाहते यही है कि सिर्फ कोरोना अभी जो महामारी चल रही है, जो वबा है, उस पर तो ये जफरुल इस्लाम को नहीं दिखती थी महामारी, जफरुल इस्लाम को वो ये महामारी नहीं दिखती थी, उनको अरब देश दिखते थे। अगर उनको अरब देश दिखते हैं तो अरब देश में जाकर अपना इलाज कराएं, अरब देश में बैठे। किसने मना करा उनको? ट्वीट को पढ़िए। क्या पढ़ूं ट्वीट को मैं? आप पढ़िए जिस ट्वीट में लिखा है अरब देशों को बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की हालत बड़ी चिंताजनक है।
आपकी हालत चिंताजनक है? अरे आप ट्वीट को पढ़िए। आपकी हालत चिंताजनक है, और मुझे ये तो बताइए आप रहमानी narrative साहब। बनाने के लिए आप कहते हैं बुक कर दिया। अदालत में एक पेशी पे टिक नहीं सकता ये एफआईआर, तो ना टिके, अदालत में तो जाने दीजिए ना फिर। कोर्ट के बहुत खुले ना तो आप अदालत में तो जाने दीजिए। आप बहुत खुला वर्जन है, किसी के कुछ कहने से देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट के दसियों बार अदालत में जाने दीजिए ना। और अब आप महाज्ञानी जाएंगे रहमानी अदालत में, साहब, आपको पता चल अदालत में जाएगा। जाने दीजिए ना। नहीं, आप ज्ञानी महाज्ञानी, आप मेरे ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। मैं आपका ज्ञान भी जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए टिप्पणी पर्सनल मत कीजिए किसी के ऊपर। जो बात की जा रही है उसका आर्गुमेंट है तो उसका जवाब दीजिए। सुप्रीम नहीं, कोर्ट मैंने तो का आपको observation महाज्ञानी है बोला, या इसको नहीं ये तो अच्छी कैसे टिप्पणी है। देशद्रोह का आप महाज्ञानी पे देशद्रोह का परेशान लगाना क्यों हो था, गए? राज ठाकरे पे क्यों नहीं लगाया? राज ठाकरे पे क्यों नहीं लगाया? परेश वर्मा पे क्यों नहीं लगाया? और इतने सारे लोग हैं उन पे क्यों नहीं लगाया आज तक? ये सिलेक्टिविज्म है, ये नफरत की खेती है। और इस नफरत अच्छा। की खेती को दुनिया ग्लोबल विलेज है। एक कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री की एक सेकंड, सुबुई खान, सुधांशु भी कुछ कह रहा है। सुबुई खान अभी तक आई नहीं है। सुधांशु एक सेकंड। सुबुई खान, तस्लीम रहमानी का आपने विचार सुन लिया, आपने शोएब जमाई साहब का विचार सुन लिया, कादरी साहब का विचार सुन लिया। आप बताइए, आप भी तकलीफ में, आप भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में? अमीश रहमानी साहब के विचार में सुन नहीं पाई थी क्योंकि आवाज ब्रेक हो गई थी, लेकिन बिना सुने भी मैं समझ सकती हूँ कि उनका विचार क्या रहा होगा। कादरी साहब और शोएब जमाई को मैंने सुन लिया है। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस से जो हम भारतीय और हिंदू समाज, हिंदू मतलब इंडियंस, हम लोग जो जूझ रहे हैं वो है मौलाना वायरस। ये लोग ऐसे वायरस हैं, ये लोग ऐसी मानसिकता है जो हमेशा भारतीय मुसलमान को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। ये बात हमें इनके हीरो से भी पता चल जाती है, चाहे इनके हीरो औरंगजेब हो, टीपू सुल्तान हो, बाबर हो, या फिर जफरुल इस्लाम के फेवरेट हीरो अब्दाली को चिट्ठी लिख के भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाने वाले शाह वलीउल्लाह खान देलवी हो, या फिर पाकिस्तान बनवाने वाले नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल हो, या फिर भारत के फ्यूजिटिव भगौड़े जाकिर नायक हो। इन लोगों के चॉइस ऑफ हीरोज से ही पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये इत्तेफाक नहीं है कि इनके हीरो जी जी जी। और ये पढ़े लिखे मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में मुसलमानों से भी नहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए नहीं बोलना है तो मुसलमानों मैं इसको मुसलमान और हिंदू में बांटना नहीं चाहता। मैं इसको देश की विचारधारा में और देश के खिलाफ वाली विचारधारा में बांटना चाहता हूं। अगर ये कोई काम हिंदू भी करेगा तो उतनी बेबाकी के साथ मैं बोलूंगा। अमीश, आप प्लीज मुझे अगर कोई हिंदू भी पत्थर बरसाएगा पुलिस वालों पर तो अमीश देवगन का हाथ रुकेगा नहीं उस पर सवाल उठाने से। वो जुर्रत नहीं है। आपको एक बड़ी बात बता देता हूं। शुक्रवार यानी 1 मई को हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था। मुंबई के कुर्ला के में कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी, पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गाली दी थी। इस वीडियो के अंत में वो सुना जा सकता है। अब इस खबर पर एक बड़ा अपडेट है कि बदसलूकी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कड़ी कार्रवाई भी होगी। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल आपको तमाम जानकारियां देना। हालांकि हमारा साफ तौर पर कहना है कि पुलिस वालों के साथ, मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर आप पुलिस वालों से बदसलूकी करेंगे, डॉक्टर्स पर थूकेंगे, उन्हें मारेंगे, तो हम तो चुप नहीं रहेंगे। इन कोरोना योद्धाओं के साथ अमीश देवगन निरंतर, लगातार, हमेशा खड़ा रहेगा। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आर पार जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कादरी साहब भी हैं। कादरी साहब, मैं आपका रुख करता हूं। मौलाना साद ने जो कुछ करा, उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया है और हमारे सूत्रों की जानकारी है वो शायद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, इसलिए वो रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे। क्या आपको लगता नहीं है कि उनके चक्कर में ऑलरेडी भारत का बहुत नुकसान हो चुका है, समाज का बहुत नुकसान हो चुका है? पहले तो आप लोग मौलाना साहब को फरार बोले, छुपे हुए हैं बोले, कई बातें बोले, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मौलाना साहब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ हॉस्पिटल में थे
और उनके एडवोकेट ने कहा कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो आपको भी उस पर यकीन करना चाहिए कि वो नेगेटिव है, क्योंकि वो किसी से तो छुप रिपोर्ट नहीं रहे हैं, सार्वजनिक करें। बल्कि बिल्कुल दिल्ली आपकी के बात सही है स्वास्थ्य कादरी जी। मंत्री के साथ हम हॉस्पिटल में मौलाना ठहरे साहब, हुए हैं। मैं इनवाइट आप करता हूं लोगों के मौलाना साहब को सारे कि हमारे फोनों प्रोपेगेंडे पर आए, हमारे साथ छुपे हुए हैं, लाइव आए, तो गलत बताएं साबित उनकी हुए। रिपोर्ट ये नेगेटिव है। बात को याद रखिए आप। लेकिन हमारी जानकारी ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसीलिए छुपाया जा रहा है। ना आपकी वो गलत- रिपोर्ट आप- नेगेटिव आपकी है, जानकारी बिल्कुल गलत उनके है। एडवोकेट ने कहा है वो गलत जी, है, कादरी बिल्कुल साहब। गलत जानकारी है जानकारी आपकी। गलत है। अगर वो पॉजिटिव होते तो फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ कैसे खड़े रहे? तो दिल्ली पुलिस को सत्येंद्र सौंपे ना जैन के साथ रिपोर्ट। उनके फोटोज वायरल हुए। नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन होंगे उनके साथ, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं वो दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंपे, फिर कौन मना करता है? हम यहाँ टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, अरब देशों की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब की रिपोर्ट नहीं आएगी, अरब देशों को चिट्ठी चली जाएगी। दिल्ली पुलिस से छुप रहे थे, वो तो खुलेआम फिर रहे हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जमाती लोग अपना प्लाज्मा अमीश डोनेट जी, कर रहे हैं। ये मुझे भी तो देखिए ना आप मुझे लोग। थोड़ा सा ये 30 हम तक सेकंड ये चाहिए। गलत जमातियों ने लोगों को तो- चलाएंगे कि मौलाना साहब छुपते फिर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब कादरी, अपने मौलाना लिए- कादरी, आप क्या कह रहे हैं? जमातियों ने जो करा वो सही करा। प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एक प्लाज्मा सेकेंड, डोनेट कर फर्जी रहे हैं, खबर है वो प्लाज्मा प्लाज्मा के लोग। डोनेट करने की। किसी ने प्लाज्मा डोनेट नहीं करा अभी तक। क्या बात करते हैं? दिल्ली कैसी बात सरकार कर ने रहे हैं उनको आप? सर्टिफिकेट दिया है भाई। दिल्ली क्या वो आप मुसलमानों को दिया है, जमातियों को नहीं दिया। फिर वही गलत बात। जमात एक सेकंड मौलाना कादरी को बोलने दीजिए पहले। दिया है। 435 वीडियो लोगों मौजूद ने है। प्लाज्मा डोनेट किया है। उसके बाद 251 लोग और फॉर्म भर आप चुके लोग हैं। ऐसे ही तो दिल्ली करके सरकार दूसरों को मौका दे रहे ने हैं उनको बोलने का। पुरस्कृत किया, अरे उनको सब सर्टिफिकेट भारतीय दिया। समझिए, तमाम चाहे जगह वो से लोग जमाती हो, प्लाज्मा चाहे डोनेट वो कर रहे कोई हैं। हो, क्या बात करते सब हैं? भारतीयों तबलीगी ने जमात के लोग अपने जो काम देश कर के रहे लिए हैं सहयोग किया वो है। इस वक्त कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। वो कोरोना की लड़ाई में आप लोग सबसे जो बड़ा काम योगदान दे मुस्लिम रहे हैं। कम्युनिटी करती है उसको आप लोग लाने नहीं चाहते, मीडिया पे बताने नहीं चाहते। आप लोग बिल्कुल हर चीज को साइलेंट करने में लगे रहते हैं। आप कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं कि जमातियों ने सहयोग नहीं किया? जमातियों ने पूरा सहयोग किया है। हाँ, जमातियों ने सारा सहयोग किया। एक सेकंड, जमातियों ने सारा सहयोग किया कोरोना बढ़ाने के लिए। एक सेकंड, सुधांशु प्लाज्मा त्रिवेदी, डोनेट किया। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी। कादरी साहब आपने अपनी देखिए, बात को रख लिया। एक बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर कादरी जमातियों साहब ने ये कह रहे सहयोग करा है, हैं- सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कादरी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बात की है और अपना विषय रखा है, तो दो में से एक बात हो जाए, या तो मौलाना साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, दिल्ली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, तब वो बात ऑफिशियल हो जाएगी, तब वो आधिकारिक हो जाएगी। हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। दिल्ली सरकार इस बात के लिए ऑफिशियली स्टेटमेंट दे देगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो जमात की तरफ से हुआ है, एक बड़ा अजीब सा प्रयोग हो रहा है कि जमात से कोई गलती हो जाए तो पूरे मुस्लिम समाज पे थोप दो, और अगर कुछ देशभक्त मुस्लिम युवक आकर प्लाज्मा दे दे तो वो सारा जमात के ऊपर दे दो। तो ये थोड़ा जो जमात और मुस्लिमों को एक करने की हर चीज बिल्कुल, में कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल ठीक। सही अब मैं आपने दूसरी कहा, बात जमात और मुसलमान एक अमीश, नहीं एक है। मिनट, मैं एक और इस बात देश का कहना मुसलमान देशभक्त और है, जो अरब हम देशों बिलीव को करते हैं उस इन्होंने बात में। कहा किसी मुसलमान का देने के हिस्सा बाद, जमात है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना मुसलमान चाहता हूं, का भाई हिस्सा अरब देशों है तबलीगी का जमात। जो मामला है वो हिंदू भारतीय मुसलमान मुसलमान से जो है नहीं। उनका अरे एक भाई पार्ट है अपने टर्न पे तबलीगी बोलिए जमात। जनाब, मैं किसी के में नहीं बोलता, आप लोग फिर डिस्टर्ब करने लगते हैं। दर्शकों को भी अच्छा लगता है, सब लोग इस स्काइप पे बोल रहे हैं, बोलते हैं तो ना आवाज ढंग से आती है ना इंटरफेरेंस भी हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं, जो अरब देशों से मांगने वाली बात है मदद, ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, जहनियत का इशू। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ के स्टार शाहरुख खान और सलमान खान के अरब देशों में लोग दीवाने हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, अरब देशों का एक स्टार बता दीजिए जिसका नाम भारतीय नहीं ये बता सकते। हमारे यहाँ एक से एक आलिम शायर हुए, बताइए। ये गालिब, ज़ौक़ और मीर की धरती वहां बताइए कोई शायर हुआ हो तो बता दीजिए। हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल और काजी नजरुल इस्लाम जो अविभाजित भारत में चले गए, वैसा कोई फनकार हुआ हो तो बता दीजिए। हमारे यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, ऐसा कोई हुआ हो तो बता दीजिए। हमारे यहाँ डॉक्टर कलाम हुए, पूरे आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हुआ, दानिशमंद साइंटिस्ट नहीं हुआ, और वहां तो 100 सालों से पैसा बरस रहा है अरब देशों में। साइंटिस्ट का बित्ता भी हुआ हो तो बता दीजिए। डॉक्टर इंजीनियर भी कोई हुआ हो तो ढंग का बता दीजिए। बस क्या हुआ, अमन अल जवाहिरी, अबू बकर अल बगदादी, उसामा बिन लादेन। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, एक शिकस्त खुरदार मस्तुदा जहनियत का है। गुलामी की वो जहनियत जो दिलों में बैठ गई है कि वो मुझे अपना ना माने, मुझे अपनी कंपनी में भी हिस्सा ना दे, फिर भी मैं उनके पीछे हूँ। एक लाइन आप लोग ये कहना चाहूंगा
एक लाइन में कह रहा पूरी बात सुधांशु जी को दिल्ली से एक तुगरुल देखना चाहिए। तस्लीम रहमानी जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिए। अरब कल्चर के बारे में शोएब जवाई आपसे वरिष्ठ है तस्लीम रहमानी, वो जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड। इन लोगों पे एक लाइन लागू होती है कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। ये इस जहनियत की बात है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं। तस्लीम रहमानी ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये जहनियत की बात है। नहीं, यकीनी तौर पर ये सही बात है कि जहनियत की बात है। कुछ लोग हिंदू मुसलमान को, कोई मुसलमान की तरफ से हिंदू बना के पेश करता है, कोई हिंदू की तरफ से, ये तो जहनियत है। लेकिन मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि आप बताइए कि वहां से कौन कौन पैदा हुए। सुधांशु जी, भारत के बारे में आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपने कितना पढ़ा है। लेकिन मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो मॉडर्न साइंस का, मॉडर्न मेडिसिन का, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का, मॉडर्न इंजीनियरिंग के जितने फादर है, सबके नाम अलकिंदी से लेके शेखुर रईस बुअली इब्न सीना तक मैं नामों की फेहरिस्त लगा दूंगा। आधे घंटे ये प्रोग्राम खत्म रहमानी साहब, मैं 1000 साल पहले प्रोग्राम चलेगा, आप बोलिए प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रोग्राम चलेगा, मुझे भेज दिया था, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। करिए आपने भारत में पढ़ी है, आपके मानसिक संकीर्णता है कि आपने लोकल हिस्ट्री पढ़ी है, पहला अरब ट्रैवलर जिसने भारत के बारे में किताब लिखी उसका नाम बताइए। एक एक करके बोले तो बेहतर है। रहमानी साहब, पहला अरब विद्वान जिसने भारत के बारे में किताब लिखी हो, भारत आया, उसका नाम बताइए। मैं पहले अरब, अब आप विद्वान की बात बताइए ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फादर ही अरब है। आप 800-900 साल पुरानी बातें बता रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे मैं तो आज की बात कर रहा हूं। सारे अरब है। आपने जो एक मुख्तसर सा पढ़ रखा है, उसी को लेके आप खड़े हो गए और आप इस्लाम पर नफरत आप फैला रहे। जब आप ये कहते हैं कि भारत ने इकबाल पैदा कर दिया, गालिब पैदा कर दिया, इकबाल, और आपने आज तक इकबाल को अडॉप्ट नहीं किया। आप बताइए कि आप इकबाल को आप नेशनल पोएट मानते हैं क्या? आप आज तक फैज को कबूल नहीं अरे सुनिए ना, आप तारीफ करते हैं, लेकिन जब यहाँ फैज की एक नज़म पढ़ती जाती है, आप लोग उठ खड़े होते हैं, तूफान बचा देते हैं फैज की एक नज़म पे। वो फैज इसी हिंदुस्तान की मिट्टी का पैदा हुआ है, आपको पसंद नहीं है। अल्लामा इकबाल इसी मिट्टी के पैदा हुए, आपको पसंद नहीं है। और इसी तरीके से शेखुर रईस बुअली इब्न सीना, अलकिंदी, जितने अलराजी, तमाम मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद उन अरबों ने रखी है। आपको एक लफ्ज उनके बारे में नहीं मालूम। आप उससे पूछ रहे हैं कि भारत के बारे में हिस्ट्री लिखने वाले अरब की बात कर दीजिए। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जितने बड़े लोग पैदा किए, हिस्ट्री में जो 100 आदमियों के नाम है, उनमें पहला नाम अरब से पैदा हुए नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप क्या बातें करते हैं? आप अगर बात कर रहे हैं तो फिर उस अंदाज से बात कीजिए जो पढ़े लिखों की बात होती है। यही ठीक है रहमानी साहब हुआ। अब रहमानी साहब, यू मेड योर पॉइंट। आपने एक पॉइंट बोला जो मेरे बिल्कुल जहन में है। आपने बोला जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सब, जितनी साइंटिफिक नॉलेज है, वो सब अरब देशों में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। आपके कहने का तात्पर्य ये था। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, आपको 2 पॉइंट गिनाकर। लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी को पहले एक सेकंड मालूम है अमीर के ये मौजू पे सुधांशु त्रिवेदी तो बात कर सकते हैं, मुझसे आप नहीं कर पाएंगे, प्लीज। ना मैं तो आपसे सब बातें कर लूंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी को ये मौका दे रहा हूं अपनी बात को करने का। एक सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी बोलिए आप। रहमानी साहब, मैं बिल्कुल अल्लामा इकबाल को नेशनल पोएट मानता हूं और उनकी नज्म को मैं पूरी तरीके से अपने साथ मानता हूं कि हैरान के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। मगर अफसोस शायद आप नहीं मानते। अब रही बात इसकी कि आपने दूसरी बात कही कि जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं बिल्कुल मानता हूं, मिडिल ईस्ट से बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई खलीफाओं के जमाने में। मगर कहना नहीं चाहिए, जो इस्लाम में कट्टरता बढ़ती चली गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट से खत्म होती चली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं जहनियत की बात है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कहा कि मेडिकल साइंस की बात, तो सुश्रुत संहिता का सबसे पहले अरबी में अनुवाद करने वाले खलीफ अल मंसूर, जिन्होंने अल सुश्रुत के नाम से किया 10th सेंचुरी में। पतंजलि योग का अनुवाद करने वाले अबू रेहान, जिन्होंने पूरा उसका ट्रांसलेशन किया। और आपको एक और बात खुद बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं नहीं कह सकता, कोलंबस और वास्को डी गामा ने जिन नक्शों को आधार बनाकर भारत का रास्ता खोजने की बात कही थी, वो नक्शा बनाने वाले अल इदरीसी, वो भी अरब के थे। मगर फिर मैं कह रहा हूं, जो कट्टरता बढ़ती चली गई, सब खत्म हो गया। और एक पहला अरब ट्रैवलर जो भारत आया था, अल बरूनी, जिसने अपनी किताब लिखी तहकीक-ए-हिंद, उसमें हिंदुस्तान का क्या वर्णन किया है आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा अरब और इंडिया में क्या अंतर था। और आखिर में कहूंगा, जब मोहम्मद साहब के नवासे हजरत अली को कत्ल किया जा रहा था करबला के मैदान में, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे साथ इस धोखे का मुझे पहले पता होता तो मैं हिंद से मदद ले आता।
यानी इमाम भारत से हुसैन भी, करेक्ट कर लीजिए। हाँ इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं, उनके मोहम्मद साहब के नवासे। तो साहब उन्होंने कहा था मैं हिंद से मदद ले आता, यानी भारत ज्ञान, मदद, समर्थन सब देने को तैयार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से। मगर फिर मैं कह रहा हूं जहनियत कट्टर होती चली गई। अब पिछले 300 साल का कोई बता दीजिए, बताइए। मैंने वो पिछले 100 साल का कहा ना, जब तक पेट्रो डॉलर बरस रहे। एक बताइए, साइंटिस्ट का बित्ता, डॉक्टर का बित्ता, इंजीनियर का बित्ता, कलाकार, साहित्यकार, बताइए। जब से बता दीजिए, जब से वहां ये सब अबू बकर अल बगदादी, ओसामा बिन लादेन और ये सब पैदा होने शुरू हुए, बताइए आप जनाब, पिछले 100 साल के बताइए। तस्लीम रहमानी। नहीं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। अगर इल्म की बात करेंगे तो इल्मी अंदाज से ही की जाएगी, जिद नहीं की जाती। आपने जो बातें अब कही हैं वो बिल्कुल 100% सही है, मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूं। और इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि पिछले 100 साल में हम उस लेवल पे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए जो उसके 200 साल पहले तक कर रहे थे। उसका नतीजा है कि आज यहां बैठ के अमीश देवगन कभी भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, कोई भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता है, इल्जाम लगा सकते हैं कि ये थूक के खिला रहे हैं, ये नंगे हो गए। ये सब इसीलिए कि हम 100 साल में पेश नहीं कर सके। अगर किया होता तो किसी की जुर्रत नहीं थी। आज भी वो हमारी ही दी हुई इल्म को लेकर वो आगे बढ़ रहे होते। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है, मुझे एतराफ है इसका, और सारी दुनिया के मुसलमानों को एतराफ होना चाहिए कि 100 साल में हम अय्याशी में लगे रहे और हम सख्तगिरी में लगे रहे, जिसकी वजह से आज ये हशर हो रहा है कि दुनिया इस्लामोफोबिया का शिकार हुई है और तकसीम कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है पूरे के पूरे इस्लाम और मुसलमानों को। और इस्लाम के खिलाफ दुनिया ने हाथ मिला लिए, इसलिए कि कमजोरी हमारे अंदर पैदा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधांशु, देखिए तस्लीम रहमानी, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने कुछ पॉइंट्स को माना। और आपने एक आरोप लगाया कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आपने ये भी कहा कि आप इस विषय पर बहस नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि पिछले 30 सालों के अंदर, देखिए मेरा अनुभव लगभग पत्रकारिता में 19-20 साल का है, लेकिन होश जब तक मैंने संभाला, आप लगा लीजिए 25 साल 26 साल, तो उन 25-26 साल में 30 साल भी ले लीजिए, उसके आगे का भी ले लीजिए, उन 30 सालों के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा मेडिकल साइंस है जिसका अवतरण मिडिल ईस्ट से हुआ हो। इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अगर जफरुल इस्लाम मिडिल ईस्ट को भारत की शिकायत करते हैं तो वो गलत होता है, वो गलत होता है, क्योंकि भारत के अंदर, तस्लीम रहमानी एक सेकंड, इसीलिए वो गलत होता है क्योंकि वहां तो कट्टरता है, वहां कट्टरता इतनी ज्यादा है कि आप खुद मानते हैं वो समस्या इतनी बड़ी है कि आप खुद उस बात को समझ रहे हैं। एक सेकंड शोएब भाई, तस्लीम रहमानी को आने दीजिए, एक सेकंड। 1 बजे 20 सेकंड चाहिए अमीश भाई, बस 20 सेकंड। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी से पॉइंट है और अजय आलोक भी उसके इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको दूंगा टाइम शोएब भाई, मेरा वादा है आपको। रहमानी साहब जी, मैंने तो पहले कहा, आप तो 30 साल की बात कर रहे हैं। मैंने अपने सुधांशु त्रिवेदी जी की बात में कहा कि सही है कि हमने 100 साल से नहीं किया, लेकिन वो कंपैरिजन आप जफरुल इस्लाम क्यों शिकायत करेंगे अरब देशों से? हमारी शिकायत करेंगे, भारत की शिकायत करेंगे, हिंदुस्तान की शिकायत करेंगे। तस्लीम रहमानी को कोई तकलीफ है तो वो बोले, यहाँ पर इस मंच पर आवाज है उनकी। जिन्होंने कश्मीर के स्टैंड पे मुसलमानों के मौक़िफ़ को अरब में जाके वो एंडोर्स किया, इंडिया के अजय आलोक जो हमारा स्टैंड है, भारत का स्टैंड है, उसको अजय आलोक मौलाना साहब ने कुछ गलत नहीं करा, जफरुल इस्लाम में गलत नहीं करा, और फिर ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों हो जाता है? हम गलत को सही ठहराएंगे तो क्यों नहीं होगा फोबिया? देखिए अमीश, बात सिंपल समझनी है। ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात भारतीय होने की है। मणिशंकर अय्यर ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जाके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, तो सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदू उनको क्रिटिसाइज करते हैं, सारे मुसलमान क्रिटिसाइज करते हैं। सही कहा। इसी तरह कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने देश की शिकायत अगर दूसरे देश में करेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता, बात नहीं है, भारतीय होने की बात है, छोटी सी बात है, मणिशंकर के खिलाफ भारतीय होने की बात है। अगर आप भारतीय हैं तो अपने देश की शिकायत दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। इसको बात को समझने के लिए इतना हिंदू मुसलमान का विस्तृत लेक्चर या डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये शो करता है कि आप एक गलत आदमी को डिफेंड कर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। शोएब भाई कुछ कहना चाहते हैं? शोएब भाई को मेरा वादा था। शोएब भाई 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड क्विकली। भाई एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जानना है कि हमारी संस्कृति क्या है, तो आप दिरलिस एर्तुगरुल देखिए
और करदुगले उसको कहते हैं जो मुसलमान नाम निहाद तो हैं लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है। और इसमें एक पैनलिस्ट आपके यहाँ मौजूद हैं, तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि दिल्ली एर्तुगरुल देखने के बाद अमीश देवगन जी आपको समझ में आएगा कि हमारी ज़हनियत क्या है। सुबुई खान, इशारा आप पर था, ये सुबुई खान जवाब देंगी। एक सेकंड, डिबेट आगे बढ़ रही है, 10 सेकंड देता हूं मैं सुबुई खान आपको, बोलिए। जी जी, जो अरेबिक वर्ड्स ये बोलते हैं ना, मुझसे वो प्रोनाउंस भी नहीं किए जाते हैं क्योंकि मेरी संस्कृति हिंदू है, मेरी संस्कृति भारतीय है और पूरे फक्र के साथ में उसको मानती हूं। शुक्रिया। जो एजेंडा इस मंच पर आगे बढ़ाऊंगा, अच्छी बहस हुई है, कुछ अच्छे तर्क आए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर आई है अमन पंडित त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। लेकिन कुर्ला में आई ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। विधायक है अमन पंडित त्रिपाठी, लेकिन कुर्ला में ये कार्रवाई नहीं कर सकती, वहां पर उसको गाली पड़ेगी, वहां लोग उसकी तरफ भागेंगे। तो ये बात सच है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की बात है। अगर अमन मणि त्रिपाठी गलती करता है तो कार्रवाई उस पर भी होगी, अगर कुर्ला में गलती करता है तो कार्रवाई उस पर भी होगी। और अमीश देवगन सच के साथ रहेगा। सच पर मेरी आवाज किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक सके, जिसकी हिम्मत है वो सामने आए। नमस्कार, अगला शो सौ बात की एक बात।